बीमारियों में पेशेंट्स की पूरी सेविंग खत्म हो जाती है। जो लाइफ में कमाया होता है वो सारा एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए ही नहीं कि खत्म। इन सब से बचने का तरीका क्या है? अगर इनसे बचना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं, या तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपको स्वस्थ रहने के बाद भी भगवान ने देनी ही देनी है, तो ऐसी बीमारियों से बच के आप नहीं रह सकते। तो उसके लिए एक ही तरीका है, वो है मेडिकल इंश्योरेंस। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, उसने आयुष्मान भारत बनाया है, अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग स्कीम निकाली है। अगर आपको लगता है कि आप इन सब स्कीम्स में नहीं आते हैं और आप अपने सेविंग को बचाना चाहते हैं, ना कि बीमारी पर लगाना, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसी मेडिकल इंश्योरेंस के मुद्दे पर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे साथ है फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर ललित कुमार। ललित जी मेरे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, 10-12 साल से, तो इसी बात पे मैं बात करने वाला हूं। ललित जी, आपका क्या मानना है कि मेडिकल इंश्योरेंस इस देश में कितना जरूरी है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ट्रीटमेंट का खर्चा इतना बढ़ चुका है और सरकार का फोकस तो है ही, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च जरूरी भी है। सर, खर्च बढ़ गया क्योंकि ट्रीटमेंट का इलाज सब कुछ महंगा हो गया है। लोगों को लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, जो भी हो रहा है सामने वालों के साथ हो रहा है, इसलिए लोग मेडिकल पॉलिसी ले नहीं रहे। क्योंकि हिंदुस्तान में मेडिकल पॉलिसी का रेशियो कोरोना के बाद थोड़ा सा बढ़ा है, अदरवाइज बहुत कम रहता है सर। लेकिन ये नहीं पता होता है कि एक बार अगर मैं बीमार हो गया तो जितना पैसा हमने जमा किया वो सारे के सारे एग्जॉस्ट। इवन डॉक्टर्स में भी ये अमाउंट लेस देन 10% है। आम जनता में तो 2 से 3% ही है। सर, मैं 15 साल से सर मैं काम कर रहा हूँ और डॉक्टर पे ही स्पेशली मैं काम कर रहा हूँ। 500 डॉक्टर पे मैं काम कर रहा हूँ। सर, उनको लगता है कि अरे इधर दोस्त से पूछ लेंगे, इस हॉस्पिटल में करा लेंगे, वहाँ करा लेंगे, आपस में दोस्त। लेकिन सर, कई बार बड़ी बीमारी और कुछ ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे डॉक्टर साहब उनके फ्रेंड कहते हैं कि मैं सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, या ऑपरेशन है, ऑपरेशन बिल्कुल, काफी चीजें ऐसी होती हैं। एज ए डॉक्टर हम लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने कुलीग से इलाज करा लूंगा, जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वो हॉस्पिटल मुझे ट्रीटमेंट दे देगा। बट काफी बीमारी ऐसी होती है जो आपको हॉस्पिटल नहीं दे सकता, या आपके फ्रेंड्स उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहां पर जो आपका खर्चा आता है वो आपकी लाइफ की सेविंग को ले जाता है किसी न किसी तरह से। और इतने बड़े खर्चे को मुझे लगता है बचाने के लिए इंश्योरेंस लेना जरूरी है। इंश्योरेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स ने मुझे मैसेज किए थे, उनके बारे में हम ललित जी से पूछेंगे। ललित जी, एक तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले पेशेंट्स का ये होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो लेनी होती है वो किस कंपनी की लें, किस एजेंट से लें, ऑनलाइन लें या फिर किसी बूथ पे जाके लें, या किसी पर्सन से लें, या किसी एजेंट से लें। तो ऐसे में आप क्या सजेशन देंगे? सर देखिए, हमेशा इंश्योरेंस जो है ना, मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस तभी काम आता है जब बंदे परेशानी में रहता है। तो हमेशा अपने एडवाइजर से लें, उनका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे लें, क्योंकि उस समय उनका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि आप जो बंदा पॉलिसी लेता है सर, वो तो बीमार पड़ा हुआ है, घर वालों को भी बहुत चीज पता नहीं होता है, या फिर वो इमोशनली घर वाले भी परेशान है क्योंकि वो भागा दौड़ी है हॉस्पिटल का, तो वो सारा क्लेम सेटलमेंट कराने में उनका बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लें पॉलिसी। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके लें, या फिर ऑनलाइन भी पॉलिसी? नहीं, ऑनलाइन में सर, ऑनलाइन नहीं लेनी है, क्योंकि ऑनलाइन में कोई बंदा नहीं मिलता है सर। ऑनलाइन अगर ऑनलाइन लेनी भी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करके वो लिंक भेज देंगे, आप पेमेंट कर दीजिए, ऑनलाइन हो जाएगा। दूसरा, पेशेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर मैंने तो लास्ट मंथ ही पॉलिसी ली है, इसमें मेरा ये डिजीज कवर होगी कि नहीं? तो डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा हेल्थ पॉलिसी जितना अर्ली हो सके उतना स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे ही कमाने लगे बंदा, या 18 के बाद हो गया, पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि 18 साल का बच्चा हो गया या कमा रहा है तो इनको पॉलिसी एक अलग से दे दो। आप अर्ली ले लिए। अब चल कुछ वेटिंग पीरियड होता है, जैसे सर एक्सीडेंटल तो इमीडिएट कवर होता है। मान लो आज मतलब नेक्स्ट डे एक्सीडेंटल स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट, एक्सीडेंट की वजह से हाथ पैर टूट गया, कोई चीज हो गया, तो उसका सर इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। 1 महीने के बाद सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सब सर स्टार्ट हो जाता है। कुछ बीमारी सर ऐसी है, जैसे आप ही लोग, क्योंकि अंडर राइटर सर डॉक्टर ही होते हैं, कुछ बीमारी ऐसी है जो 2 साल के बाद सर होता है। और प्री एग्जिस्टिंग में सर वेटिंग पीरियड होता है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो आपने बता दी बीमारी, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज है या हार्ट की डिजीज है या ब्रेन की डिजीज है, जो उन्होंने घोषित की है कि भाई मुझे ये बीमारी है, इंश्योरेंस लेते समय, तो उनका 2 से 3 का जो भी सर स्पेसिफिक कंपनी का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद वो कवर होना स्टार्ट होंगे। इसके अलावा बाकी सब चीजें नॉर्मली एक्सीडेंटल नेक्स्ट डे से, और बेसिक बीमारियां 1 महीने पे, और जो बाकी बीमारियां वो 2 साल पे कवर होंगी। नहीं सर, प्री एग्जिस्टिंग और 3-4 बीमारी है सर, जैसे हार्निया, कैटरैक्ट, ये सब आप ही लोग कहते हैं कि तुरंत नहीं आता, धीरे-धीरे 2 साल। जी, तो ये 2 साल। ठीक है।
इसके अलावा कुछ पेशेंट्स का होता है कि सर हमने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, इसका 1% कैपिंग बेड पे आता है, तो एक कैपिंग का सिस्टम क्या है? अब सर क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट जो बड़ी कंपनी है वो कैपिंग सिस्टम खत्म कर दिया। कैपिंग का मतलब ये होता है सर कि आईसीयू और रूम रेंट ये दो होता है कि भाई हॉस्पिटल में रूम बड़ा महंगा है, तो कंपनी क्या कर रखा है कि 5 लाख का पॉलिसी है जी, हम 1% रूम देंगे। तो मान लो गंगाराम में ही एडमिट हुआ, 15,000 रुपए का रूम है और 5,000 की कैपिंग है, तो बंदे को तो 10,000 अपनी तरफ से देना पड़ेगा, और 5 दिन भी हॉस्पिटल में रह गए तो 50,000 देना पड़ेगा। करेक्ट। तो अब कंपनी ने कर दिया कि आईसीयू का भी कैपिंग हमने हटा दिया और रूम रेंट का भी कैपिंग हमने हटा तो दिया। मतलब मोस्टली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने कैपिंग हटा दी है, हाँ। केवल गवर्नमेंट की कुछ कंपनी में कैपिंग बची है। तो हमें इंश्योरेंस लेते समय ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसमें कोई बेड की कैपिंग ना हो। नहीं, पूछ ले जब भी जिस भी एडवाइजर से ले रहे हैं उसमें पूछ ले कि कोई कैपिंग ना हो, कोई कैपिंग ना हो, चाहे बेड का हो, चाहे रूम का हो, चाहे कुछ और भी हो। अब सर आजकल एक नया चीज आ गया है कोरोना के बाद, जो ये ग्लव्स हैं, ये सब हैं, इसके भी पैसे हॉस्पिटल वाले बहुत ज्यादा लगा देते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसका कि ओपीडी कवर होगा या नहीं, मेरा डे केयर कवर होगा कि नहीं, मुझे 24 घंटे अस्पताल में रहना पड़ेगा कि नहीं, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। अब क्या हो गया, एक कंज्यूमेबल राइडर होता है सर, कंज्यूमेबल राइडर लगा लिए तो जितना भी ग्लव्स और ये सब कंज्यूमेबल आइटम, उसका भी पैसा कंपनी देती है। तो हमें इंश्योरेंस लेते समय ये ध्यान रखना है कि कंज्यूमेबल राइडर लगा है या नहीं लगा। जी नहीं, ले ही ले। आजकल तो सर एडवाइजर भी बोलते हैं कि आप कंज्यूमेबल राइडर ले लें, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत पैसा लगता है सर उसके, एक वो ले लें। दूसरा ये है कि सर जब आप क्या कहते हैं कंज्यूमेबल राइडर आपने ले ही लिया, डे केयर का सर लिस्ट आ चुका है, हर एक कंपनी के पास लिस्ट है। पहले क्या होता था कि 24 आवर एडमिट होना ही पड़ता था, लेकिन अब कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, आप 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में कर देते हैं, बंदा फ्री हो जाता है। तो अब डे केयर का सर लिस्ट है, 150 तकरीबन 150 बीमारी है जिसमें आपको हॉस्पिटल में 24 आवर रहने की जरूरत है। तो इसकी इंफॉर्मेशन का कंपनी की वेबसाइट पे या एडवाइजर के पास होगी? 100% सर कंपनी के वेबसाइट पे है, हॉस्पिटल के पास है, आपका टीपीए डेस्क बैठता है सर, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है, वही बता देंगे कि सर ये डे केयर में आपका हो जाएगा। तो आप जाएं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, अपना ऑपरेशन कराएं, घर चले जाएं, वो बिल सेटलमेंट हो जाएगा सर। ठीक है। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स का और होता है जो मेरे ओपीडी में आते हैं और जो यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाने आते हैं कि कैंसर के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी है या सेम पॉलिसी चलेगी? नहीं सर, देखिए क्या होता है कि सेम पॉलिसी तो सर नॉर्मली लोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का लेते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट सर महंगा है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अब कुछ कंपनी स्पेशल कैंसर के लिए पॉलिसी निकाला है, उसका प्रीमियम भी कम है और वो दूसरे बीमारी में काम नहीं करेगा। जैसे ही कैंसर डायग्नोस हो गया या आपने बता दिया कि इस पेशेंट को कैंसर हो गया, इमीडिएट वो पॉलिसी काम करना शुरू कर देता है। मेडिकल पॉलिसी से उसको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं, मतलब नॉर्मल ये कैंसर स्पेसिफिक पॉलिसी ही है जो केवल कैंसर मरीज के कैंसर के लिए ही बनी है और कैंसर के ट्रीटमेंट में ही ये यूज हो पाए। जी 100% सर, जैसे ही आपने बता दिया कि इस मरीज को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, तब उस पॉलिसी को वो लगाएंगे, उनका टोटल खर्चा उस पॉलिसी से। आई थिंक आपने बड़ा अच्छा बताया ललित जी, थैंक यू वेरी मच। और आज हमने इसको डिस्कस किया है कि क्या बेसिक पॉलिसी होती है और उसके क्या पॉइंट्स हैं जो हमें लेते समय ध्यान रखना चाहिए। काफी क्वेश्चंस मेरे YouTube चैनल पे लोगों ने डाले थे, अगर आपके दिमाग में भी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे ललित जी से आयुष्मान भारत के बारे में, स्टेट स्कीम्स के बारे में। अगर आपके पास आयुष्मान भारत है तो आप दूसरी पॉलिसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अगर आपने एक पॉलिसी ले रखी है तो क्या दूसरी पॉलिसी लेने का फायदा है कि नहीं, कैसे हम अपने इंश्योरेंस को पोर्टेबिलिटी में ले जाकर दूसरी कंपनी में ले जा सकते हैं, इन सब के बारे में बातें करेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, धन्यवाद।